हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास 4th और आज की क्लास में हमें महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इतिहास में भारत को 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था और उन सभी 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मगध। तो पहले हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में और उसके आगे फिर जो भी इतिहास चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या एसएससी, एमटीएस, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पूरी लूसेंट का निचोड़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर इतना आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले में पढ़ना है मगध के राज्य पर शासन करने वाले वंशों के बारे में। तो मगध पर जो सबसे प्राचीन वंश की स्थापना करी वो बृहदरथ ने करी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मगध पर जो सबसे पहला वंश की नींव रखी गई वो किसने रखी? वो नींव तो वो रखी बृहदरथ ने। इनका जो वंश का नाम है वो बुकों में नहीं दिया गया है, बस आप ये याद रखें सबसे प्राचीन वंश जो मगध पर आया उसकी स्थापना किसने करी थी? बृहदरथ ने करी थी। उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, या फिर मगध की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी वो थी गिरिब्रज, राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज जिसका दूसरा नाम राजगृह भी है, इससे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वंश आता है वो आता है हर्यक वंश। इसके संस्थापक आपको याद होने चाहिए। आपको पता है कि हिस्ट्री में जितने वंश हैं उनके संस्थापकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब ये कैसे याद होगा? देखिए, बिंबिसार के पुत्र थे वो अजातशत्रु थे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी जो कि कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। दोनों ही बौद्ध धर्म को मानते थे। अब अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, जिसे पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था पहले। उसके बाद वो धीमे धीमे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। तो उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना करी। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक हुए। तो उदयन का नाम याद रखिएगा कि उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र पे शिफ्ट कर दिया। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक हुए। अंतिम राजा का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। एक सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने बता दिया नाम। ये शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करी और शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना करी यहाँ पर, शिशुनाग वंश। वंश का नाम क्या था? शिशुनाग वंश। अब इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राजधानी को फिर से स्थानांतरित करा। राजधानी चेंज करी गई पाटलिपुत्र से वैशाली पे। तो नई राजधानी क्या बनी? वैशाली। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वैशाली को पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किसने किया? शिशुनाग, अजातशत्रु, उदयन या फिर बिंबिसार। तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वंश आता है, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा वंश, नंद वंश। इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। अब देखिए, इसके संस्थापक से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंतिम शासक हैं। देखते हैं हम। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अब घनानंद का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने युद्ध लड़ा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन कर रहे थे? चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करी और घनानंद को पराजित करवाया। ठीक है, और नए वंश की नींव डाली गई जो था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की नींव डाली गई। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। और कैसे संस्थापन किया? घनानंद को हराकर नंद वंश को हराया और मौर्य वंश की नींव डाली गई। और इनकी सहायता किसने करी? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी घनानंद को हराने में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आगे चले कौन बन गए? चाणक्य बन गए। पहले इनके सलाहकार थे। जब साम्राज्य स्थापित हो गया तो इन्हें अपना मंत्री बना लिया, प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त कर दिया गया चाणक्य को। अब चाणक्य के दूसरे नाम थे, उस नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दूसरे नाम आपको याद होने चाहिए कि क्या नाम थे इनके। चाणक्य को दूसरा नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये दोनों नाम पढ़ लीजिएगा, कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में सभी लोगों को पता ही होगी बुक अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। और साथ में याद रखिए किस विषय के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई? तो ये राजनीति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। राजनीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र पुस्तक से। अब हमें बात करनी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लड़ा गया इंपॉर्टेंट युद्ध। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो युद्ध लड़े उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 305 ईसा पूर्व का युद्ध। ये समय याद रखिएगा। ऐसे पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक एक राजा था, ग्रीक साम्राज्य का राजा था ये, इसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया इन्होंने। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत, संधि हो गई इन दोनों के बीच में, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत इनके दरबार में भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उस राजदूत का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप बनता है। तो मेगास्थनीज नाम याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और पूछा जाए कि वो किसका राजदूत था, किसने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
आगे बात करते हैं हम। आगे देखिए, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस चक्कर में मेगास्थनीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिका पुस्तक। इस पुस्तक का नाम सुना होगा, इंडिका। ये पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है और इसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। और इंडिका बुक में लिखा क्या है? अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, उनके दरबार में बैठकर उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो उन्हीं के बारे में लिखा होगा। तो मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी उस प्रणाली के बारे में उन्होंने पूरा इस पुस्तक में लिख रखा है, और इंडिया की जानकारी लिख रखी है कि कैसे कैसे साम्राज्य थे, महाजनपद वगैरह, उन सब के बारे में लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ये आपको पता है क्योंकि इन्होंने श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। अब श्रवणबेलगोला, अगर आपको याद है पॉइंट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन धर्म के लिए। तो जैन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो मूर्ति एक बनवाई गई थी, गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति, विशाल बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो यहीं पर ही व्रत करते हुए, पूजा पाठ के लिए व्रत रखते हैं ना, व्रत करते समय चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा कैसे ली थी? पहले किसी और धर्म को मानते थे, बाद में जैन धर्म को मानने लगे चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से ली। ये ग्रुप को चेंज करके गुरु कर दीजिएगा। जैनी गुरु भद्रबाहु जो थे, इनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए व्रत करते हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी याद रखिए बिंदुसार जो थे, इनके उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिंदुसार इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके जो पुत्र हुए वो सबसे महान शासक हुए, जो कि थे अशोक। ठीक है, अब बिंदुसार के शासनकाल की ये घटना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला की घटना है ये। अब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, उन विद्रोह को दबाने के लिए पहले इन्होंने अपने सुसीम को भेजा, जब वो विद्रोह नहीं दबा उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र को भेजा उन विद्रोह को दबाने के लिए। तो इनके पुत्र थे अशोक को भेजा गया तक्षशिला में उन विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने किसे भेजा? ठीक है, अशोक को भेजा। अब तक्षशिला कहाँ है ये पूछा जाता है। तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है ये। आप जानते हैं कि झेलम एक सहायक नदी है सिंधु की, तो दोनों नदियों के बीच में जो पॉइंट है वहां पर तक्षशिला जगह पड़ती है अपनी। ठीक है, तो इन 2 विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अब बिंदुसार का पॉइंट खत्म होता है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी आते हैं जो कि थे अशोक। तो अशोक 259 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। तो ये टाइम पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अशोक ने युद्ध लड़ा था वो टाइम पीरियड आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो भी युद्ध हुए थे उनके टाइम तो पीरियड आपको याद होनी चाहिए, कौन से साल में वो युद्ध लड़े गए। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जैसे देखिए, बिंदुसार एक पिता थे अशोक के, वो काफी बड़े साम्राज्य के शासक थे, तो उन्होंने एक छोटी जगह थी अवंती, उसका शासन संभालने की जिम्मेदारी अशोक को दे रखी थी और अवंती का राज्यपाल के रूप में उन्हें नियुक्त कर रखा था। बाद में वो पूरे साम्राज्य के शासक बने। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? ठीक है, अवंती के राज्यपाल थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने काफी सारे युद्ध लड़े, लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध उन्होंने 261 ईसा पूर्व में लड़ा, ये आपको याद होना चाहिए समय। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने युद्ध लड़ा। और इस युद्ध की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अशोक ने भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखने का कार्य चालू करवाया और इन्होंने 14 शिलालेख लिखे हैं। शिलालेख मतलब होता है एक स्तंभ टाइप लगा दिया जाता है, जैसे एक खंबा होता है ना, खंबे टाइप लिखवा दिया, उस पर लेख लिखे जाते हैं। ठीक है, खोद के लेख लिखे जाते हैं। तो उसके उन्होंने 14 शिलालेख लिखवाए, उसमें से 13वां शिलालेख जो है उसमें हमें जानकारी मिलती है कलिंग आक्रमण की। और कलिंग युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध के बाद अशोक ने जो युद्ध थे उन्हें त्याग दिया, उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा को अपना लिया। ठीक है, इसलिए अशोक का जो कलिंग युद्ध है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना धर्म परिवर्तन किया और जैनी गुरु भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। ऐसे ही अशोक ने भी अपना धर्म परिवर्तन करा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना बाद में चालू कर दिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने किससे ली? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था, जिससे उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो पहले अशोक शिव धर्म के अनुयायी थे, बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। भारत में शिलालेख लिखवाने का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। तो भारत में शिलालेख पहले नहीं लिखे जाते थे, अशोक के शासन के बाद से शिलालेख लिखवाने का प्रचलन चालू हुआ। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए और 7 स्तंभ लेख लिखवाए। और इनके जो लेख थे उनकी भाषा भारत में क्या थी? ब्राह्मी भाषा, सॉरी भाषा नहीं होगा यहाँ पे, लिपि होगा। लिपि जो थी उनकी शिलालेखों की वो ब्राह्मी थी। वैसे तो 4 अलग अलग थी, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी, लेकिन जो भारत में उन्होंने जितने लेख लिखवाए हैं उसकी भाषा ब्राह्मी थी। जो भारत के बाहर लिखवाए हैं उनकी भाषा अलग थी, जैसे खरोष्ठी और अरमाइक लिपि थी उनकी,
लेकिन भारत में जितने भी शिलालेख है उनकी लिपि याद रखिए, अशोक के ज्यादातर शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहदर्थ हुए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मौर्य मगध साम्राज्य था, उसी में ही मौर्य वंश था। ठीक है। तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहदर्थ। तो मगध साम्राज्य की जो चालू होता है वो बृहदर्थ से होता है और खत्म किससे होता है? बृहदर्थ से होता है। इनकी हत्या बृहदर्थ की किसने कर दी? इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और जो मगध था उस पर इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर महान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से थोड़ा पहले ही सिकंदर का टाइम चल रहा था। सिकंदर ग्रीक पर शासन कर रहे थे और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य को लेकर भारत पर शासन कर रहे थे। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था, और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। तो सिकंदर का एम क्या था? उनका टारगेट था कि वो पूरे वर्ल्ड पर शासन करना चाहते थे। तो पूरे वर्ल्ड के शासन के स्टार्ट करने के टाइम उन्होंने बीच में यात्रा करते टाइम भारत पड़ा, तो उन्होंने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया। ये समय आपको याद रखना है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय का अभियान चालू करा, और इनका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर ही चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा था 305 ईसा पूर्व में, और इसी ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भेजा था मेगास्थनीस। ठीक है, जो हमने पढ़ चुके हैं अभी पहले। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो इधर साइड से जब आएगा तो पंजाब पहले पड़ेगा। तो पंजाब में इसका युद्ध किससे हुआ? पोरस से हुआ। वहां के राजा थे, पोरस नाम था उनका, उनके साथ युद्ध हुआ। तो ये युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है हाइडेस पास का युद्ध सिकंदर और किसके बीच में हुआ? तो पोरस के बीच में हुआ। पंजाब के शासक थे ये। हाइडेस पास का युद्ध, या इसका दूसरा नाम है झेलम का युद्ध। झेलम नदी पड़ती है वहां पे, वहां पे हुआ था ये, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है इसे। तो सिकंदर की सेना ने पोरस को मार दिया, उसे परास्त कर दिया, और उसके बाद वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो व्यास नदी पड़ी आगे। व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। तो इसीलिए सिकंदर भारत पर शासन नहीं कर पाया, भारत पर विजय नहीं कर पाया, और वो आगे चला जाता है यहाँ से। ठीक है, व्यास नदी से और वापस लौट जाते हैं। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, कुछ ही साल बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। बेबीलोन एक शहर है, वहाँ पे तबियत खराब होने से, बुखार होने से जो थी सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हमने देखा सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य रिलेटेड है। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, उसी का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से आगे चलकर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट 326 ईसा पूर्व, और सिकंदर ने जो युद्ध लड़ा था पोरस, राजा पोरस के साथ, हाइडेस पास का युद्ध, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो हम अभी तक पढ़ चुके थे कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ। और बृहदर्थ की हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने कर दी। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी, और पुष्यमित्र शुंग ने मगध शासन पे, मगध साम्राज्य पे एक नए वंश की नींव रखी। इनके वंश का नाम क्या था? शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या करा? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया। अब देखिए, जैसे भारत में कई सारे लोग आए, अरबी आए, मुगल आए, ऐसे ही शुरुआत के समय में जब प्राचीन इतिहास में इंडो यूनानी, कुषाण, शक, ऐसे लोग आते थे, यूनान से आए इंडो यूनानी, और भारत पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो इंडो यूनानी शासक यहाँ पे लूट करने के लिए आते थे। उसमें सबसे ज्यादा विख्यात फेमस जो इंडो यूनानी शासक था वो था मिनांडर। मिनांडर का नाम याद होना चाहिए आपको। इंडो यूनानी शासक सबसे फेमस कौन था? मिनांडर था। और इसे किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इसके बाद एक दूसरा वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, जिसके संस्थापक थे सीमुख। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है सीमुख, जो थे सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया। ये जब ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया करते थे, वो जो भूमि उन्हें दे दी, वहां पे जो भी कर वहां से वसूल होंगे, जो भी फसल उगेगी वो सब उनकी होगी। ठीक है, उस समय देखिए आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, और प्राकृत भाषा की लिपि क्या होती है? ब्राह्मी। ठीक है, जब आम बोलचाल की भाषा उस समय प्राकृत थी, तो राजकीय भाषा सातवाहनों की क्या थी? प्राकृत भाषा थी। अमरावती कला का विकास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमरावती कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? सातवाहनों के शासनकाल में अमरावती कला का विकास हुआ। और एक और पॉइंट याद रखिए, सातवाहनों के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहनों के इंपॉर्टेंट शासक थे। सातवाहन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम किया। दोनों भारत जो है, उत्तर भारत दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया। इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि किसे दी गई है? सातवाहन शासक को दी गई है। उसके बाद जो एक छोटा वंश था, चेदी राजवंश, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख का जो निर्माण है इन्होंने करवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में, कहां पर है? इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख
का निर्माण किसने कराया, ये इंपॉर्टेंट है। किसने करवाया, कलिंग राज खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण कराया। ये चेदी राजवंश के थे और ये जैन धर्म को मानते थे। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ, ये बता चुका मैं आपको। पुष्यमित्र शुंग ने इन्हें पराजित किया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी कराए। जब हिंद यूनानी भारत आए तो अपनी परंपराएं साथ में लेके आए, पर्दा प्रथा, काफी सारी चीजें वो साथ में लेके आए और उन्होंने सोने के सिक्के यहाँ पे जारी करवाए। सातवाहन क्या करते थे, शीशे के सिक्के चलाते थे। तो याद करने की जरूरत नहीं किसके सिक्के चलाते, सातवाहन शीशे के सिक्के चलाते थे, लेकिन कोई धातु के सिक्के यूज नहीं किए जाते थे। तो हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के यहाँ पे भारत में जारी करवाए, ठीक है। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए, शक लोग आए। जैसे अरबी होते हैं, मुगल होते हैं, वैसे ही इंडो यूनानी लोग हैं, उसके बाद शक लोग आए। शक एक टाइप की कम्युनिटी है, उस टाइप के लोग यहाँ पे आने चालू हुए और शकों को बाहर भगाने की कोशिश करी। तो क्या होता है, एक जो जगह है, जैसे आपका एक सिटी है, वहां पर दूसरे टाइप के लोग, जैसे हमारी इंडिया यहाँ पे दूसरे टाइप के लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे। रिफ्यूजी कहलाते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे शक लोग आए तो जो यहाँ के स्थानीय राजा थे उनके लिए वो अलग थे, वो चाहते थे वो यहाँ पे ना आए, तो उन्हें भगाने की कोशिश करी। तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने उन्हें पराजित करा और उन्हें वापस भेजा, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उन्होंने। उस समय क्या हुआ, विक्रमादित्य की उपाधि काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई बोले सम्राट, महाराजा धीराज, तो ऐसे टाइप लोग अपने साथ अपनी उपाधि जोड़ा करते थे। तो उन्होंने क्या करा, शक को पराजित करा और अपने साथ विक्रमादित्य उपाधि जोड़ ली। तो उनका नाम इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है, ठीक है। जो हमारी लूसेंट बुक है उसमें भी उनका नाम नहीं लिखा है, उनका नाम डायरेक्ट दे रखा है विक्रमादित्य। तो उन्होंने अपनी जो उपाधि धारण करी वही उनका नाम दे दिया विक्रमादित्य। तो उन राजा का नाम था विक्रमादित्य जिन्होंने शकों को पराजित किया। और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि उन्होंने शक संवत की शुरुआत करी। संवत क्या होता है, कैलेंडर होता है। तो सॉरी, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया, विक्रम संवत की शुरुआत इन्होंने करी। शकों पर विजय करी इन्होंने और एक नया संवत चालू कराया जिसका नाम था विक्रम संवत। और समय याद रखिएगा कब चालू कराया, 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व इन्होंने एक नया संवत चालू कराया, विक्रम संवत। अब नाम याद रखिएगा आपको, विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य, ठीक है। शकों को पराजित कर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, ठीक है। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम। जैसे हमने पढ़ा इंडो यूनानी शासक सबसे विख्यात कौन था, मिनांडर था। ऐसे शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इंडो यूनानी का याद होना चाहिए, मिनांडर था। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में। तो जिस तरीके से इंडो यूनानी लोग भारत आए, शक लोग आए, उसी तरीके से कुषाण भी भारत आए। लेकिन कुषाण इंपॉर्टेंट है इनमें सबसे। कुषाण वंश के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे प्रतापी राजा कौन थे, कनिष्क थे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कनिष्क किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो कुषाण वंश के थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी, ये ईसी लिखा है, उसको ईस्वी में चेंज कीजिएगा। हमने पहले पढ़ा 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसका नाम था विक्रम संवत। और किसने चलाया था उसे, विक्रमादित्य ने चलाया था, ठीक है। अब 78 ईस्वी आ गया। ईसी तो आपको पता है ना, जैसे 1 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 2021 ईस्वी, तो ऐसे 78 ईस्वी, साल 78, ठीक है। इसमें एक नया संवत चलाया गया जिसका नाम था शक संवत, शक कैलेंडर, ठीक है। यही कैलेंडर है जो भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनिष्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके दरबार में काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज रहती है, जैसे चरक एक आयुर्वेद के विद्वान थे, ठीक है, राजवेद थे इनके। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है जिसे कहा जाता है चरक संहिता, ठीक है। चरक ने ये बुक लिखी है। चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद के विद्वान थे ये, ठीक है। कनिष्क के राजकवि कौन थे, अश्वघोष थे। अश्वघोष इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र को देखिए किसकी संज्ञा दी गई है, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण है उसी लिए बौद्धों के लिए रामायण का काम करती है बुद्ध चरित्र। उसमें बुद्ध का चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। इन्होंने बुक कौन सी लिखी, बुद्ध चरित्र, ठीक है। अब भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ये काफी ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे एंशिएंट भारत के। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी माध्यमिक सूत्र। तो नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी, माध्यमिक सूत्र। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अब ये शैली मतलब होता है कि मूर्तियों को बनाने का तरीका, ठीक है। एक कला है मूर्तियों को बनाने की। तो गांधार शैली मतलब गांधार शैली का एक तरीका है जिससे मूर्तियां बनाई जा रही है, और मथुरा शैली का एक दूसरा तरीका है जिससे मूर्तियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब गांधार शैली कुषाण लोग लेके आए और हिंदू यूनानी शैली इंडो यूनानी लोग लेके आए। अब दो अलग समुदाय के लोग हैं, उनका तरीका जब मिश्रण हो जाता है तो एक नए तरीके का जन्म होगा। तो वो नया तरीका था ग्रीको बौद्ध कला। तो ग्रीको बौद्ध कला क्या है,
गांधार शैली एवं हिंद यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, इन शैलियों में मूर्तियां बनाई जाती थी और बेसिकली मूर्तियां होती थी वो बुद्ध की मूर्तियां होती थी, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं ही सबसे प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं जिनकी पूजा भारत में की गई थी। ठीक है, और कनिष्क के शासन काल में वैसे ही बुद्ध की प्रतिमाएं ज़्यादा पूजी जाती होंगी, क्योंकि कनिष्क खुद बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। हमने कैसे पता चलता है कि कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर? कुंडल वन में। फोर्थ जो बौद्ध धर्म की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंडल वन में, और कनिष्क के शासन काल में हुई थी, हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा। पॉइंट आपका गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। तक्षशिला को लेकर एक दो बातें और याद रखिए। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। तक्षशिला की स्थापना किसने कराई थी? भरत ने। राम लक्ष्मण भरत, राम जी के जो भाई थे भरत, उन्होंने तक्षशिला की स्थापना कराई थी। और तक्षशिला आज से नहीं, बहुत पुराने समय से शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस था। तो किसी कला का विकास हो रहा है, गांधार कला के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस क्या होगा? जहाँ पे शिक्षा दी जाती हो। तो तक्षशिला प्रसिद्ध था गांधार कला के लिए। और रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। यहीं पर आपका समाप्त होता है कुषाणों के बारे में। तो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे हम, वो था उत्तर भारत में जो भी शासन चल रहे थे। तो इसी समय में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था ये हमें पता चलता है संगम साहित्य से। तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास, क्रमबद्ध मतलब सीरियल में जो इतिहास मिलता है वो हमें संगम साहित्य से मिलता है। संगम साहित्य की संरचना पांड्य वंश के संरक्षण में कराई गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि संगम युग में 3 राजवंश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि दक्षिण भारत पर शासन कर रहे थे। उसमें था चोल, चेर और पांडे। और इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था वो था चोलों का। और चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, ये प्राचीन चोल वंश है। अगर सिर्फ चोल वंश दिया हुआ होगा तो आगे जो चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश पढ़ने वाले हैं उनके बारे में पूछा है। लेकिन अगर बोला हो संगम युगीन चोल वंश या प्राचीन चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो वो करिकाल थे। और सबसे प्राचीन चोल वंश या संगम युगीन चोल वंश की राजधानी क्या थी? उरेयूर थी। चोल वंश यहाँ पे सर्वाधिक शक्तिशाली था, इसलिए इसके प्रतापी राजा और राजधानी पूछी जा सकती है, इसलिए बता दिया मैंने। तो इसके साथ दक्षिण भारत का जो सबसे प्राचीन इतिहास है वो पढ़ा हमने, संगम साहित्य के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, यहाँ पर आपका बेसिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चालू होता है इसके बाद गुप्त राजवंश। गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, पल्लव, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस जो सीरीज चल रही है जीके की, उस पर काफी कम रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए यहाँ पर। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है एयरफोर्स का, तो आप तैयारी करते रहें। जो दूसरा एग्जाम आप टारगेट करना चाहते हैं, MCSC, MTS है, GD है, या कोई और एग्जाम है, आपके स्टेट एग्जाम है, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तैयारी छोड़े ना, एकदम खाली आप एयरफोर्स पे ही रह जाए कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है 90% भी आपका क्लियर हो जाएगा, तब भी आप दूसरे एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।